में संवैधानिक विकास किस प्रकार से कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। आपके घर में भी जैसे जैसे आवश्यकता होती है, आपके पिताजी भी नए नए कानून बनाते रहते हैं, जिस प्रकार की जरूरत होती है आप उस तरह के कानून बनाते रहेंगे। तो संवैधानिक विकास के क्रम में हम लोग पिछले क्लास में देखे कि पहली बार 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना एक नियंत्रण स्थापित करने के लिए, उसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। और फिर हम लोग देखे कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उसको रेगुलेट किया गया कि कैसे कैसे आप चलोगे। और तब हम लोग देखे कि इसी के कुछ समय के बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। जल्दी से अपडेट बताओ, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताओ, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया रजनीश जी, सबसे पहले जवाब दिए। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जल्दी बताओ पहला चार्टर एक्ट कब आया? जल्दी से बता दीजिए, पहला चार्टर एक्ट कब आया? जल्दी से बताइए। चार्टर मींस आदेश होता है, ऑर्डर होता है, और ऑर्डर में हम लोग देखे पहला चार्टर एक्ट गुलशन जी सबसे पहले सही दिए, 1793 में पहला चार्टर एक्ट आया। और तब प्रत्येक 20 साल पर चार्टर आया, जिसमें 1813 का चार्टर था, 1833 का चार्टर था और 1853 का चार्टर था। ये यहां तक जो भी कानून आए, इस समय भारत में नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी का था। भारत का अंतिम चार्टर एक्ट 1853 आया। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, भारत का अंतिम चार्टर एक्ट कौन था? तो 1853। इसके बाद हम लोग देखे कि 1857 का विद्रोह हो गया। इस विद्रोह के बाद 1858 में एक मुख्य रूप से अधिनियम आया, और 1858 के अधिनियम में हम लोग पहली बार देखे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत पर इंग्लैंड का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया, और यहां से इंग्लैंड के क्राउन जो शासक हैं, इनके नेतृत्व में शासन प्रारंभ किया गया। इसी में आपको समझाए थे कि अब भारत में जो भी होंगे उनको क्राउन का प्रतिनिधि कहा जाएगा। इसके पहले 33 से भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था। इस समय अब भारत के गवर्नर जनरल की जगह वायसराय का पद मिला कि वायसराय मेन रहेंगे। 1858 में दो चार चीज अब महत्वपूर्ण है जो हम चाहेंगे कि आप सभी लोग खूब सुनिए और आपका कंसेप्ट यहां क्लियर हो। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस समय तक लगभग भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था। कई राजा भी थे जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए एक संधि, जिसको सहायक संधि कहते हैं, उस पे हस्ताक्षर किए थे कि हम आपका सपोर्टिंग में रहेंगे और हमारा पूरा देखभाल और हमारे सुरक्षा का भार अंग्रेजों को होगा। तो जो भी क्षेत्र राजा के अंतर्गत था, उन क्षेत्रों को एक नया नाम दिया गया, रियासत। जो राजा के अंतर्गत है उसको रियासत कहा गया कि उसका हेड राजा है, लेकिन वह राजा के देखभाल भी हम ही करेंगे और राजा को हम जैसा कहेंगे वो करेगा, ये रियासत कहलाएगा। और कुछ क्षेत्र अंग्रेज खुद जीत चुके थे। जो राजा सहायक संधि पे दस्तखत नहीं किया, तो बंगाल जीत गया, यूपी जीत गया, कई क्षेत्र वो जीते हुए हैं। तो जो क्षेत्र राजा से हट चुका है, अंग्रेज डायरेक्ट जीते हुए हैं, उनको प्रांत कहा गया। देखो बात को समझोगे, कई बच्चे प्रांत कहते हैं तो नहीं समझ पाते। प्रांतीय व्यवस्था कहेंगे तो आप समझोगे कि सर समझ गए, जहां राजा होगा और अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार किया होगा वो रियासत है। जिन राजा ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, वहां अंग्रेज हमला की, और यदि वे मर गए, चाहे वो हैदर अली का टीपू सुल्तान हो, बंबई का क्षेत्र हो, मद्रास का क्षेत्र हो, ये कई क्षेत्र ऐसे हैं जो कंप्लीट अंग्रेज के कब्जा में है, और वहां अंग्रेज देखेंगे तो उसको प्रांत कहा गया। और प्रांत के लिए अंग्रेज ही वहां नियुक्त होते थे जो प्रांत को देख सकते थे, और इनको प्रांत का गवर्नर कहा गया, जो अभी हम लोग राज्यपाल कहते हैं। तो देखो, अब गवर्नर बोलेंगे तो समझना कि प्रांत के गवर्नर है, वायसराय बोलेंगे तो दिल्ली बैठा है, ये सभी प्रांतों का हेड है। ये सब शब्द आपको कहीं मिलते रहेंगे। तो अब तो हम समझते हैं कि प्रांत, गवर्नर, रियासत, वायसराय, ये सब शब्द मिलेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो गया। अब यहां से महत्वपूर्ण चीज हम लोग सुनेंगे थोड़ा सा। 1858 के अधिनियम आपको बताए थे कि जल्दी में आया, फिर भी सभी जो राजा थे उनको महत्व दिया गया, किन्हीं का साम्राज्य छीनने की बात हटा दिया गया। और इसी के बाद आपको पिछले क्लास में समझाए थे कि जस्ट 1861 का अधिनियम आया, और 1861 के अधिनियम में पहली बार हुआ कि नहीं, गैर सरकारी जो लोग हैं उनको भी शामिल किया जाए, भारतीय लोग हैं उनको भी हम शामिल करें। ये ऐसा सोच पहली बार 1861 में आया, और 1861 के अधिनियम तक हम पिछले क्लास में आपको पढ़ा चुके थे। 61 के बाद सभी चीज बहुत व्यवस्थित इंडिया में चल रहे थे, लेकिन उसी बीच भारत में अब कई सिस्टम बने, जिसमें आप 1885 जानते हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो भी लोग शामिल हुए, वे धीरे धीरे सभी लोग एक मांग करने लगे कि वायसराय का जो काम करने के लिए कार्यकारिणी परिषद है, इसमें भी भारतीयों को शामिल कीजिए। जो प्रांत में गवर्नर है, इस गवर्नर के लिए भी भारतीयों का एक समिति बना दीजिए। जैसे इसका कार्यकारिणी परिषद है, गवर्नर का भी एक कार्यकारिणी परिषद हो जिसमें भारतीय भी रहे। वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पहले सरकारी सेवक चल रहे थे उनको हटा के गैर सरकारी लोग भी शामिल हों। इसके लिए कुछ चुनाव वगैरह हो, हम लोग चुन के भेजें, और ये जैसा कहे वैसा गवर्नर काम करे। देखो धीरे धीरे कई डिमांड चल रहे हैं। भारतीय खुद चाह रहे हैं कि मेरा प्रतिनिधित्व भी इसमें चले, और हमारा प्रतिनिधित्व का मतलब हम भी इसमें शामिल हों। चाहे वो केंद्रीय हो, केंद्रीय बोलेंगे तो दिल्ली समझना, और प्रांतीय बोलेंगे तो अलग अलग राज्य है। ये दोनों जगह केंद्रीय और प्रांतीय में भारतीय अपना चाह रहे थे कि हमारी भूमिका भी रहे। और 1885 से जब हल्ला करना शुरू किए तो नया अधिनियम एक इंपॉर्टेंट आया, 1892 का अधिनियम। अब 1892 का जो अधिनियम है, इसी चीज को थोड़ा आज समझना है, तो सब लोग का ध्यान चाहेंगे। 1892 का अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है, ये छोटा है। इसके बाद जो अगला अधिनियम आएगा 1909 मार्ले मिंटो, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये सब 1935 अधिनियम, वो सब थोड़ा आपको ज्यादा सीखना हो। तो इसीलिए अब इसमें हम लोग ध्यान दें, कैसे कैसे आपको करना है उस चीज पर ज्यादा ध्यान दें। तो 1892 के अधिनियम पर हम लोग जरा ध्यान देंगे। जो भी लोग हैं एकदम पूरे रिलेवेंट चीज पे ही कमेंट करेंगे। अनावश्यक नहीं का कमेंट, जैसे रविरंजन जी का है, अनावश्यक कमेंट कुछ भी रहेगा जिसमें लगेगा कि आप झूठ का डाइवर्ट कर रहे हैं, तो आपको अगले क्लास से लाइव से हटा दिया जाएगा। फिर आप लाइव कभी नहीं पढ़ेंगे, रिकॉर्डेड क्लास नहीं देखेंगे। जो लोग इस योग्यता के साथ नहीं है कि कब क्या चलना चाहिए, कब क्या पूछना चाहिए, तो लोग आराम से रिकॉर्डेड देखें। जो लोग एकदम टू द पॉइंट है कि इसकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं और इस पर चल रहे हैं, तो वो लोग पूरे अपने क्लासेस को सिस्टमैटिक रखें। तो इसमें चलिए जरा ध्यान दीजिए। अभी हम फिर से एक बार आपको अभी लिखे थे, अब पूरे एक्ट अधिनियम को एक बार डेट वाइज कर रहे हैं। पहले तो डेट सबका एकदम याद होना चाहिए। अभी हमने आपको बताया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 ये पिट्स इंडिया एक्ट है, 1793 का चार्टर है, 1813 का चार्टर है, 1833 का चार्टर है,
फिर हम लोग देखें 1892 का अधिनियम जो अभी चले। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1935 में भारत शासन अधिनियम और 1948 में भारत का स्वतंत्रता अधिनियम। इतने अधिनियम किसी भी बच्चे को एकदम दिमाग में घूमना चाहिए। कभी भी तुम फुर्सत में बैठो तो इन बातों को एक बार अपने से डेट वाइज लिखो। दुखद बात है कई बच्चा डेट भी नहीं याद करता है, तो आपको खुद से ध्यान रखना है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 फिट्स इंडिया एक्ट, इतना पूरा चार्टर एक्ट, 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और एक भारत का स्वतंत्रता अधिनियम हो गया। तो हम लोग जो अभी पहले तो डेट आज के क्लास में चेक कीजिए, अगले दिन इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है सब जस्ट एकदम याद करते चले जाओगे और उसके बाद तब महत्वपूर्ण है इससे टेस्ट दे दोगे, आपको इससे क्वेश्चन निश्चित बन जाएगा। तब हम लोग चलेंगे, आज तो यहां तक हम लगभग कंप्लीट करेंगे आपका। इसके बाद महत्वपूर्ण होगा संविधान का निर्माण, संविधान की विशेषताएं। धीरे धीरे आपका सेक्शन बढ़ते जाएगा, अगले क्लास में संविधान का निर्माण इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका शुरू हो। तो अभी संविधान जो भारत का बनेगा संविधान सभा के द्वारा, वो चूंकि भारत में जो चीज लागू होगा वो प्रयास करेंगे कि हम उसी चीज को आपको वही का वही रखें। ये सभी 1948 में 47 है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 चूंकि 15 अगस्त 1947 में आजाद हुए, 4 जुलाई हम लोग देखेंगे 1947 को पारित होगा। तो अभी हम लोग जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे बात एक बार ध्यान से समझना है। हम लोग अभी यहाँ तक देखे हैं 1892 अधिनियम, 1909 अधिनियम, 19 अधिनियम और 35 अधिनियम, इस पर मेन ध्यान दें। तो चलिए अभी हम आपके स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 1892 का अधिनियम। देखिए जरा ध्यान से, इसमें 1892 में क्या किया गया, राजा लोग के कहने से कई राजा जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सहयोग दिए उन लोग के कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो अंग्रेजों का सपोर्ट किया जा रहा था उसके कारण, कई कारणों से जो हमारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद था, इसमें पहली बार भारतीयों को भी शामिल होने के लिए अब कहा गया कि प्रांत में राज्य में भी भारतीय होंगे और केंद्र में भी जो हमारा विधान परिषद होगा उसमें भी भारतीय होंगे। और पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात हुई। देखो इसके पहले क्या था, जो लोग नौकरी में थे उनको सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप में चुन लिया जाता था, लेकिन पहली बार 1892 के अधिनियम में आया कि हम अप्रत्यक्ष रूप से, अभी इलेक्शन नहीं है, अभी फिर वही है वायसराय और गवर्नर, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब इनको मनोनीत करते थे। मनोनीत शब्द है कि इनको बिना किसी को कहे गवर्नर या वायसराय भारतीयों को चुन लेंगे तो इसको मनोनीत करते हैं। और अगर हम वोटिंग के द्वारा सिस्टम करते हैं तो वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन आएगा। अभी पूरा वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं है जो पब्लिक चुनेगी। 1892 में पहली बार प्रांतीय और केंद्रीय दोनों विधान परिषद में भारतीयों की सदस्य संख्या को बढ़ाया गया। भारतीयों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, मतलब मनोनयन यहाँ पर मुख्य रूप से भारतीयों का होना शुरू हो गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अब हम देखें, यहाँ पे अभी ये प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद की बात हो रही है। अभी ये मत समझना कि जो वायसराय है उनके जो समिति में है वहां भारतीय भी नहीं चुने जाएंगे बाद में से। जो विधान परिषद है, नियम कानून जो सिस्टम बनाएंगे उसमें भारतीयों के चुनने की बात हो रही है, इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात हो रही है। और पहली बार 1892 के अधिनियम में बजट पर भी भारतीयों को बहस करना या प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसके पहले बजट है भी कोई एक दो भारतीय तो उनको कोई पूछने की आजादी नहीं है, बहस करने की आजादी नहीं है। 1892 के अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीयों को भी बजट जैसे मुद्दे पर बहस करने का अधिकार है, प्रश्न पूछने का अधिकार है। इसमें वोटिंग देने का अधिकार नहीं था। ये अंग्रेज ही करेंगे, आपको कोई समस्या पूछिए आंसर मिलेगा, बाकी उनको पार करना है पारित कर देंगे, आपको वोट नहीं देना बजट पे। तो ये 1892 के अधिनियम में छोटी सी बात लेकिन इंपॉर्टेंट है, भारतीयों की एंट्री हो रही है, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषद में जुट रहे हैं। भारतीय पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो रहे हैं, बजट पर भी वे बहस कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। ये महत्वपूर्ण था 1892 का अधिनियम। अब धीरे धीरे जब यहाँ पे भारतीय के मनोनयन की बात हुई तो धीरे धीरे भारतीयों के मन में अब एक जिज्ञासा जग रही है कि हम लोग को चुनाव हो और इतना कम सीट पर नहीं, हम भी ज्यादा से ज्यादा सीट पे रहें, हम लोग भी भारतीय वहां चुने जाएं। और हम लोग भी इसके लिए हल्ला करने लगे, अंग्रेज को भी वहां से इशारा मिल रहा है और तब इसी चीज का फायदा उठाना चाह रहे हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने देखा कि भारत में हिंदू मुस्लिम में काफी एकता है, इस एकता को कैसे तोड़ा जाए, यह सबसे गंभीर सवाल है। और इसके लिए लॉर्ड कर्जन ने, आप जानते हो 1905 में बंगाल विभाजन किया। इसीलिए बंगाल विभाजन किया कि बंगाली लोग कहीं से जीत के ना आए, अगर चुनने की भी बात हो तो मुस्लिम लोग जीते, बिहारी जीते, बंगाली पढ़ा लिखा है, इन्हीं को छाट दिया। बहुत ज्यादा विद्रोह हुआ, मुस्लिम लोग इससे बड़ा खुश थे कि इस प्रकार से बटा है कि चुनाव में मुस्लिम निश्चित जीतेंगे। और कर्जन के ही उस काव्य पर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम भी कहे कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मतलब नहीं है, हम अपनी पार्टी बनाएंगे। और देखते देखते भारतीयों के मांग के अनुसार ही इस समय भारत में एक वायसराय बन के आए हैं जिनका नाम है लॉर्ड मिंटो। मिंटो वायसराय हैं। और इस समय भारत सचिव की जो बात हुई थी 1858 के अधिनियम में, ये भारत सचिव है लॉर्ड मार्ले। ये लॉर्ड मार्ले भारत सचिव हैं और लॉर्ड मिंटो ये वायसराय हैं। ये दोनों मिल करके भारत के लिए एक पहली बार व्यवस्था ला रहे हैं कि वोट से तुम प्रांत में चुने जाओगे। उनके 11 प्रांत थे, 11 राज्य थे, तो इन्होंने व्यवस्था किया कि 11 राज्य हैं तो हमारे 11 गवर्नर होंगे। और इन गवर्नर को भी अब गवर्नर अकेले नियम कोई लगाएगा, उससे बढ़िया है कि कुछ पढ़ा लिखा समझदार लोग चुना के जाए, इन लोग भी बहस करें, क्वेश्चन पूछे और तब छन करके कोई बढ़िया चीज आए और हमारा गवर्नर उसको पारित करे। गवर्नर जब तक दस्तखत नहीं करेगा, इन लोग कुछ लिख के भी देगा तो पारित नहीं माना जाएगा, गवर्नर का हस्ताक्षर जरूरी होगा। और इस प्रकार से एक पहली बार मार्ले और मिंटो ये दोनों मिल करके 10 साल के लिए 1909 में एक अधिनियम लाए जो 1909 का भारत शासन अधिनियम कहलाता है।
और यह भारत शासन अधिनियम 1909 जो कि मॉर्ले और मिंटो ने मिल करके लाया, इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देंगे। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम आप पूरे ध्यान देंगे तो सब चीज याद होगा और आपको समझ में भी बढ़िया आएगा। तो हम लोग देखें, मॉर्ले कौन है? भारत सचिव। मिंटो कौन है? वायसराय। और 1909 में एक नई चीज लाए, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा इन लोगों ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद की जो बात की है, इसमें सदस्यों की संख्या काफी बढ़ा दी। केंद्रीय विधान परिषद में पहले 16 सदस्य होते थे, लेकिन मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा 16 से इसको बढ़ा के 60 कर दिया गया कि अब 60 मेंबर केंद्रीय विधान परिषद में होंगे, मतलब लोकसभा जिसको अभी कहते हो, उसमें 60 मेंबर बैठेंगे और 60वां मेंबर जो तय करेंगे उसी के अनुसार से वायसराय काम करेगा। देखिए, धीरे धीरे सिस्टम अलग हो रहा है। वायसराय के भी अलग से कार्यकारिणी परिषद होगा। वे अलग से कार्यकारिणी परिषद में, सिर्फ इसमें कार्यकारिणी परिषद का मतलब है कि इसमें मुख्य अधिकारी लोग रहेंगे, यहाँ चुनाव की बात नहीं होगी। और कार्यकारिणी परिषद में हम लोग देखे धीरे धीरे सदस्यों की संख्या शुरू में 4 था, 4 से फिर घटा करके हम लोग देखे थे शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट में 4 रखा गया, फिर हम लोग देखे कि 4 से घटा के पिट्स इंडिया एक्ट में 3 कर दिया गया, फिर हम लोग देखे कि फिर 4 किया गया और ये चौथा नंबर जो थे विधि सदस्य थे जो मैकाले चुना गया। फिर हम लोग देखे कि इनके सदस्य की संख्या 5 किया गया कार्यकारिणी परिषद में। और विधि के बाद आपको जल्दी बता दीजिए 5वां सदस्य किसके विशेषज्ञ थे, जल्दी से आंसर दीजिए। विधि के बाद आपको बताए थे 5वां सदस्य किसके विशेषज्ञ थे, जल्दी बताइए, आंसर इंतजार कर रहे हैं, हम आपको बता चुके हैं। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शुरुआत में 4 सदस्य, 4 सदस्य के बाद 3 सदस्य, फिर चौथा विधि ऐड हुआ और फिर 5वां नंबर हम आपको बताए थे कि विधि के बाद वित्त के मामले में, आर्थिक मामले में विशेषज्ञ को 5वां सदस्य के रूप में चुना गया। और फिर इसके बाद 6ठे सदस्य के रूप में 1876 में लोक निर्माण जो विशेषज्ञ थे, ये लोक निर्माण विभाग के विशेषज्ञ को इसमें शामिल किया गया। और इसमें हम लोग देख लिए कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्य हो गए और 6 सदस्य अलग है। बाकी केंद्रीय जो विधान परिषद है इसमें 16 से बढ़ा के 60 हो गए और प्रांतीय में अब 11 प्रांत हैं, इसमें भी सदस्य की संख्या काफी बढ़ाई गई। लेकिन ये डिपेंड कर रहा था, कोई प्रांत छोटा था, कोई प्रांत बड़ा था, उसके आधार पर इसमें सदस्यों की संख्या हर प्रांत में अलग अलग थी। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में पहला तो हम लोग देखे सदस्य काफी बढ़ गए। दूसरा नंबर हम लोग देखें, इन सदस्यों को चुनने के लिए मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में पहली बार की गई व्यवस्था कि ये चुनाव के द्वारा चुन के आएंगे, इनका मनोनयन नहीं होगा। ये प्रांत में इलेक्शन होगा, वोट पड़ेगा और कोई लोग खड़ा होगा और उसमें चुन करके आएगा। लेकिन इसमें वोट देने का अधिकार सभी को नहीं था। जो लोग टैक्स देते थे, जो अमीर लोग थे, केवल कुछ परसेंट, 1-2% लोग ही वोट दे सकते थे और उन्हीं के द्वारा अमीर व्यक्ति ही चुना करके यहाँ आते थे। ये मत समझना कि इस समय सब लोग कोई वोट देंगे, जो टैक्स पे व्यक्ति है उन लोग वोट देंगे और उनसे चुना करके यहाँ पे आएंगे। एक काम इस समय और बड़ा खतरनाक किया गया, मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिसको सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं। ये सांप्रदायिक पंचायत है, मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन। ये 1909 के समझो कि हिंदू मुस्लिम बांटने के लिए भारत शासन अधिनियम आया। ये पृथक निर्वाचन क्या है, थोड़ा बढ़िया से समझना। कुछ क्षेत्र ऐसे रिजर्व किए गए जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है और कहा गया कि उन क्षेत्रों में केवल मुस्लिम ही खड़ा होंगे और केवल मुस्लिम ही वोट देंगे, दूसरे को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है, तो उसी को पृथक निर्वाचन कहा गया। पृथक मीन्स होता है अलग। अब मुस्लिम खड़ा हो सब वोट दे तो ये पृथक निर्वाचन नहीं है, वो आरक्षण है, रिजर्वेशन है। लेकिन मुस्लिम खड़ा हो मुस्लिम ही वोट दे तो इसको पृथक निर्वाचन कहते हैं। और ये जान के किया गया ताकि हिंदू मुस्लिम में वैमनस्यता बढ़े। और इसीलिए आपको एक बहुत सुंदर क्वेश्चन आएगा कि बताओ, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही कर देते हो। इसमें बताइए, आपको कहेगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किन्हें कहा जाता है, जल्दी बताओ। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसको कहते हैं? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसको कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राजीव जी, अंजू जी बहुत बढ़िया, दिलीप जी, सब लोग बहुत सही आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर जवाब है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक आप सभी लोग समझ गए हैं, मिंटो को कहते हैं, चूंकि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से ही यह आया, इसलिए मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहते हैं। फूट डालो, शासन करो। इस समय केवल मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चौथा नंबर पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद है, इस वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्य होते थे और पहले सभी 6 सदस्य सिर्फ अंग्रेज होते थे। लेकिन 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम से यह सुधार किया गया कि जो कार्यकारिणी परिषद होगा इसमें भारतीय सदस्य भी चुने जाएंगे। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सिर्फ 6 सदस्य हैं। एक तो जो सेना के हेड होते थे वो थे, 2 बड़े अधिकारी और होते थे, एक वित्त मामले के प्रधान थे, एक हम लोग देखें विधि मामले के प्रधान थे और एक लोक निर्माण से प्रधान थे। ये 6 व्यक्तियों का जो समूह था, एक जज से हेड, एक सेना का हेड, एक और बड़े अधिकारी और 3 अलग अलग मामले का प्रधान, ये 6 सदस्य कार्यकारिणी परिषद में है। और कार्यकारिणी परिषद में पहली बार चर्चा हुई कि भारतीय सदस्य शामिल हो सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि पहली बार कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्य वायसराय के कार्यकारिणी में कब शामिल हुए? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा इससे भी बढ़िया प्रश्न है, पहला भारतीय कौन थे जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुए? ये और अच्छा प्रश्न है, जल्दी आंसर बताइए। प्रथम भारतीय कौन थे? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, टैगोर नहीं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये पहला भारतीय थे जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुए। किस रूप में शामिल हुए हमको ये बताओ। ये 6 में ये सेना के हेड थे, जज से हेड थे, कोई अन्य हेड अधिकारी थे, विधि हेड थे, ये वित्त हेड थे, लोक निर्माण से हेड थे। जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, देखिए राजीव जी सही आंसर दिए हैं, ये विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। तो हम लोग अभी देख लिए विधि सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में ये शामिल हुए। तो 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम में हम लोगों ने देखा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में हम लोग देखे
भारतीय सदस्य के चुनने का व्यवस्था हुआ और पहला भारतीय जो इसमें शामिल हुए उनका नाम हम लोग देखे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है और विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए। नेक्स्ट हम लोग इसमें देख लिए सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किनको कहते हैं तो लॉर्ड मिंटो को कहते हैं। फिर हम लोग देखे कि इसमें जो चुनाव है ये पहली बार वोट के द्वारा जनता से चुन के आना था, लेकिन अभी वोट देने वाले की संख्या बहुत कम है। टैक्स पे और धन के आधार पर वोटिंग इसमें तय किया गया। फिर हम लोग देखे केंद्रीय विधान परिषद में 16 से 60 सदस्य किए गए, प्रांतीय में भी सदस्य की संख्या काफी बढ़ा दिया गया। तो ये सुधार 10 साल के लिए रहा और मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम से भारतीय थोड़ी दुखी भी है, मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन के कारण दुखी है, लेकिन कुछ खुश भी है कि भारतीय अब डायरेक्ट केंद्रीय विधान परिषद में बैठ सकते हैं, प्रांत के विधान परिषद में भारतीय बैठ सकते हैं, सभी मामले पर उनको अधिकार है, चर्चा कर सकते हैं। अब यहां से 10 सालों के बाद फिर नए कानून बनाने की आवश्यकता हुई और इस समय 10 साल 9 में जोड़ देंगे तो आ गया 1919 का भारत शासन अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग ठीक से सुनेंगे। 1919 का भारत शासन अधिनियम, यहां तक एकदम सभी लोग को एकदम याद होना चाहिए। 1919 का भारत शासन अधिनियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय अब भारतीय और मांग कर रहे थे। इसमें खास एक कारण है, 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध हुआ है और इस विश्व युद्ध में भारतीय अंग्रेजों का साथ दिए हैं। इस साथ देने के कारण ही अंग्रेज महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दिए और इसी के कारण भारतीयों को अंग्रेजों ने आश्वासन दिया था कि लड़ाई समाप्ति के उपरांत हम तुम्हें कुछ और छूट देंगे, तुम लोग बहुत बढ़िया हमारी मदद किए हो। और हम लोग छूट के आशा लगाए हुए थे। लड़ाई 18 में खत्म हुआ और 1919 जब आया तो हम लोग देखे कि और छूट हम लोग को क्या क्या मिलता है। इस छूट के बारे में हम लोग सुनेंगे। इस छूट में हुआ क्या, इस समय जो भारत सचिव थे, इस भारत सचिव का नाम मॉन्टेग्यू था और इस समय जो वायसराय थे, इस वायसराय का नाम चेम्सफोर्ड था और मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने मिलकर एक नया कानून लाया जिसको 1919 का भारत शासन अधिनियम या इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। देखिए, आपको कभी-कभी पूछा जाएगा कि 1919 में भारत सचिव कौन थे और बच्चे सोचते हैं कि कितना भारत सचिव रहे। 2 बार ही भारत सचिव पूछेगा, 9 वाला और 19 वाला, क्योंकि एक मॉर्ले है और एक मॉन्टेग्यू है। इसीलिए इस कानून का नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। और अब आज पूरे ध्यान से सुनेंगे तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आपका एकदम क्लियर होते चला जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम लोग देखें, इस समय अब सबसे महत्वपूर्ण है, 2 तरह की बात हुई, एक केंद्रीय है और एक प्रांतीय है। केंद्रीय मींस दिल्ली और प्रांतीय का मतलब इस समय 11 अलग अलग प्रांत है। तो पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय जो आप देख रहे हैं इसके विषय को कुछ अलग किया गया और कहा गया कि केंद्रीय और प्रांतीय दोनों प्रांत के कुछ अलग विषय होंगे। ये अपना अलग से कानून बनाएगा, केंद्र अपना अलग से कानून बनाएगा। यानी पहली बार राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। देखो, पहले शुरू में 1773 में सेंट्रलाइज टेंडेंसी था, जो होगा एक जगह से कंट्रोल हो। यहां से 1919 से एक नया चीज तुमको देखने को मिल रहा है, डिसेंट्रलाइज, पावर का विकेंद्रीकरण। पावर सिर्फ पहले वायसराय में था, वायसराय जो चाहता जो करता, और यहां पावर हो रहा है 1919 में कि गवर्नर जो राज्य का है वो राज्य के लिए जो चाहेगा अपना कानून बनाएगा और जो वायसराय है ये पूरे के लिए अपना कानून बनाएगा। इसके लिए लेकिन दोनों के विषय अलग अलग है, उस विषय पर ही कानून बनाएगा। तो देखो, पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विषय की अलग की बात अगर होगी, अभी बहुत विषय स्पष्ट नहीं। जो आप केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची की बात करते हो वो एकदम स्पष्ट रूप से 1935 के अधिनियम में बनेगा। अभी पहला बार कोशिश किया गया कि हम अपना विषय को अलग कर दें और केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विषय को अलग किया गया। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत भी आई, दिक्कत सभी लड़के महसूस कर सकते हो। अब प्रांत की बात लो तो प्रांत में है कौन, तो अंग्रेजों के ओर से हेड है गवर्नर, अंग्रेज से हेड गवर्नर है, राज्यपाल है, और प्रांत का अपना विधान परिषद है और इस विधान परिषद में भारतीय सदस्य भी चुन के आए हैं, यहाँ भारतीय सदस्य भी है। तो अब अगर अलग कानून बनाने का अधिकार होगा तो भारतीय लोग तो अपना ढंग का कानून पारित करेगा, गवर्नर दस्तखत करेगा, तो आजादी की जरूरत क्या है, ये तो अंग्रेज को चुना लगाने लगेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बता रहा है, 1919 के अधिनियम में प्रांत को क्या किया गया, राज्य के विषय को 2 भागों में बांट दिया गया कि जो राज्य का विषय है, चाहे वो भूमि हो या अन्य जो है कोई मामला राज्य का हो, तो इसको 2 भागों में बांट देते हैं। एक भाग को कहेंगे कुछ विषय स्थानांतरित विषय कहलाएगा और कुछ विषय आरक्षित विषय कहलाएगा। 2 तरह की बात होगी, दोनों बात को समझेंगे। कुछ विषय ऐसे होंगे जिसको आरक्षित कहा जाएगा, जैसे वित्त का मामला। अब रुपया पैसा का मामला है और यहाँ भारतीय लोग अपना विधान परिषद में कटौती कर देगा, पेमेंट नहीं देगा, खुद लेने लगेगा, अंग्रेज को घाटा लगा देगा, तब तो मुश्किल हो जाएगा। तो विषयों को 2 भाग में बांटा गया। स्थानांतरित विषय में जिन बिंदुओं को रखा गया उसके लिए कहा गया कि गवर्नर विधान परिषद के सहयोग से इसको पारित करेगा। लेकिन जो आरक्षित है, रिजर्व विषय है, जैसे वित्त का मामला है, ये रिजर्व विषय पर गवर्नर अपना जो इसका परिषद है कार्यकारिणी का, उस कार्यकारिणी परिषद से निर्णय लेगा। भारतीय जहां चुन के आए हैं इससे निर्णय लेने की कोई जरूरत नहीं है। और विषयों का 2 भागों में बंटना ऐसा केंद्र में नहीं है। केंद्रीय विषय जो होगा केंद्रीय विधान परिषद से वायसराय चलेगा, लेकिन राज्य में विषय 2 तरह से है, स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय। और इसी विषयों को 2 भाग में बांटना, इसको द्वैध प्रणाली कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बच्चे द्वैध प्रणाली का मतलब नहीं समझते। क्वेश्चन तुम्हें आएगा किस अधिनियम के द्वारा प्रांत में द्वैध शासन लगाया गया। आप अपने मुस्कुराओगे कि द्वैध का मतलब 2 होता है, विषयों को 2 भागों में बांटना, ये द्वैध प्रणाली है। और 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांत के विषय को स्थानांतरित और आरक्षित 2 विषयों में बांट दिया गया और दोनों विषयों में बांटना ये द्वैध प्रणाली कहलाता है। ये प्रांत का द्वैध शासन है, केंद्र में द्वैध शासन नहीं है। केंद्र में कोई भी विषय जो है केंद्रीय विधान परिषद से चलेगा, लेकिन राज्य में जो भी विषय है वो 2 भाग होगा, एक स्थानांतरित, एक आरक्षित। और अब हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझ गए हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन लग चुका है, केंद्र में द्वैध नहीं है। ये 1919 के अधिनियम है। अगला 1919 में एक सबसे अच्छी बात की गई कि जो वायसराय का
कार्यकारिणी परिषद है, आप अभी सुन चुके हो कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्य होंगे। अभी हम लोग सुने थे 1909 में हम लोग सुने कि एक भारतीय की बात हुई, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का नाम सुने थे। 1919 में कहा गया कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में जो 6 सदस्य होंगे उसमें 3 भारतीय होंगे। देखो कितना इंपॉर्टेंट भारतीयों को बल दिया गया। 6 सदस्य में 3 भारतीय, जो कार्यकारिणी परिषद है इसमें आधा भारतीय होंगे। और सोचिए कार्यकारिणी परिषद में भी 6 में 3 भारतीयों की नियुक्ति की बात चल रही। इसमें एक चीज और किया गया जो सांप्रदायिक आधार था। आपको याद है 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम में सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1919 में मुस्लिम के लिए तो पहले से ही किया गया था। 1919 के अधिनियम में ईसाई के लिए, सिख के लिए, ये सब के लिए, जो भारतीय बाहर रहते हैं एंग्लो इंडियन के लिए, ये सब के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई कि ये सब भी किसी खास क्षेत्र में ईसाई ज्यादा है तो ईसाई खड़ा होंगे और ईसाई ही वोट देंगे। इसमें सिख जहां ज्यादा है, सिख खड़ा होंगे, सिख ही वोट देंगे। और इस प्रकार सांप्रदायिक निर्वाचन का जो क्षेत्र था इसको 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से काफी बढ़ाया गया। और इसी चीज से प्रभावित हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन, ईसाई के लिए पृथक निर्वाचन, सिख के लिए पृथक निर्वाचन, तो जहां दलित ज्यादा है दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन हो, जहां दलित ज्यादा है वहां दलित खड़ा हो, दलित ही वोट दे। और यही चीज वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड को समझाने में सफल हो गए थे। मैकडोनाल्ड समझ रहा था कि दलित हिंदू है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने समझाया कि जैसे मुस्लिम अलग धर्म है, ईसाई अलग धर्म है, सिख अलग धर्म है, दलित का अलग धर्म है, वो हिंदू नहीं है। क्योंकि अगर इनको मंदिर छूने से रोका जाता है, भगवान छूने से रोका जाता है, तब मैकडोनाल्ड कहा कि ईश्वर को नहीं छू सकते, तो नहीं, तो तुम्हारे लिए भी इसी टाइप का व्यवस्था करें। और वही गोलमेज सम्मेलन में जब ये लगभग पारित होने वाला था 32 में, गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे हैं कि पूरा हिंदू समाज हमारा टूट जाएगा, केवल दलित खड़ा होंगे, दलित वोट देंगे तो मारपीट लड़ाई बढ़ जाएगी। और इसीलिए वो हम लोग 35 के अधिनियम में फिर इसकी बात सुनेंगे दलितों के लिए क्या हुआ। अभी आप सुने कि 1919 में सांप्रदायिक जो निर्वाचन का जो क्षेत्र था वो मुस्लिम से बढ़ा के ईसाई, सिख, एंग्लो इंडियन सभी के लिए कर दिया गया। इस समय टैक्स के आधार पर, संपत्ति के आधार पर वोट देने वाला का भी परसेंटेज काफी बढ़ा के एक ही बार 1% से 10% कर दिया गया। मतलब अब कम ही संपत्ति में वोट देने का पावर मिल गया। वोट सभी लोग नहीं दे सकते थे, टैक्स पेई व्यक्ति ही वोट देते थे। फिर भी अब वोट देने वाला परसेंटेज भी इस समय काफी ज्यादा बढ़ गया। इसी समय हम लोग देखें, एक बात चली कि हम लोग पूरे देश में जो केंद्रीय अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति के लिए डीएम, एसपी टाइप का जो देख रहे हो, केंद्रीय जो हमारे अधिकारी हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हो। और 1919 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हो। और 1919 के अधिनियम में इस बात की चर्चा की गई, जिसको हम लोग यूपीएससी के नाम से जानते हैं, कि एक ऐसा आयोग बने, लोगों की सेवा का आयोग, जो केंद्रीय हो, ऊपर से वायसराय के द्वारा ये कभी भी रिपोर्ट किया जाए और ये देखभाल करे। और ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन आप जानते हो 1926 में हो गया। ये पहली बार 1919 के अधिनियम से केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग कर दिया गया। इसके पहले दोनों बजट एक ही साथ चलते थे, केंद्र में चलते थे। अब चूंकि गवर्नर को अलग पावर है, दो तरह का विषय है, स्थानांतरित विषय है, आरक्षित विषय है, उन विषयों पर गवर्नर जैसे चाहे कानून बनाएगा, तो पहली बार केंद्रीय बजट और राज्य बजट को भी अलग कर दिया गया। तो हम समझते हैं 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये भी आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब यहां से मौका है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 10 साल के लिए एक कानून बना 1919, 10 साल 29 में इसके पूरे हो रहे थे। और उसी की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन को भेजा गया कि देखो कैसा इसमें सुधार करना होगा या सही चल रहा है, क्या करना होगा। लेकिन इसमें कोई सदस्य भारतीय नहीं थे, तो 28 में भारत आगमन पर बहुत विरोध हुआ। फिर जब साइमन कमीशन गया तो हम लोग देखे 1930, 31, 32, 3 साल लगातार लंदन में बैठक चली, गोलमेज सम्मेलन, और सभी भारतीय नेता को बुलाया गया कि आप अपनी सहमति दो, हम ऐसा नियम लाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं किस प्रकार से उसको देखो। लेकिन हम लोग देखे गांधी जी सिर्फ एक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। और इन सभी के डिसीजन पर सबसे लंबा अधिनियम आएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। और भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे लंबा है, क्योंकि हमारे संविधान में भी जितनी बात है सबसे अधिक बात 1935 के भारत शासन अधिनियम इसी से लिया गया। कारण स्पष्ट है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे। अंबेडकर जी इसको बहुत बढ़िया से समझे हुए थे। अंबेडकर जी की कई बातों को इसमें शामिल किया गया था। इसीलिए फिर प्रारूप समिति में जब अंबेडकर जी अध्यक्ष बनेंगे, कानून बनाना होगा, तो इसी के अधिकांश बात को सीधा सीधा खींच लेंगे। और इसीलिए ऑब्जेक्टिव आएगा कि हमारे जो संविधान है उसमें सबसे बड़ा भाग कहां से लिया गया है, 9 के अधिनियम से, 19 के अधिनियम से, 35 के अधिनियम से, तो 35 के अधिनियम से। इसी अधिनियम में जो अनुसूची है, भाग है, जैसे था हमारे संविधान में वैसे ही बनाया गया। तो 1935 का अधिनियम मेन सीखना है। और तब भारत शासन अधिनियम तो 2-3 लाइन का है, उसके बाद सबका रिवीजन, और तब इससे ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टेस्ट। ये कल के क्लास में होगा, और कल पहला पार्ट हमारा जो शुरू हुआ है कल कंप्लीट खत्म हो जाएगा। कल आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे ध्यान देते जा रहे हो, 10 से 15 दिन में उनको लगने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नेतृत्व नियंत्रण टाइट करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया। इसके बाद आप सभी को बताया थे, पिछले क्लास में आपने लिखा कि इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। और जल्दी से फिर से लिख दीजिए, पिट्स इंडिया एक्ट का डेट कब था, जल्दी से लिख दीजिए, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, जल्दी से डेट लिखिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम लोग देखे इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, और तब हम लोगों ने देखा कि चार्टर एक्ट आया, 1793 का चार्टर, 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर और 1853 का चार्टर। अंतिम चार्टर एक्ट 1853 था। और यहां से लेके यहां तक की बात आपको समझाए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन चल रहा था। इसके बाद हम लोग देखे थे कि यहां पहली बार ब्रिटेन की महारानी को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया, और भारत में इंग्लैंड का प्रत्यक्ष नियंत्रण 1858 के अधिनियम के द्वारा हो गया।
1858 के अधिनियम में एक प्रावधान किया गया कि जो पहले से चले आ रहे थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये सभी समाप्त हो गए और एक पद बनाया गया 1858 में भारत सचिव। और भारत सचिव के नेतृत्व में ही मुख्य रूप से ये सिस्टम चला। और चूंकि इंग्लैंड का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, तो यहाँ भारत में जो होंगे वो इंग्लैंड के महारानी के यहाँ पे नेतृत्वकर्ता प्रतिनिधि होंगे और उस प्रतिनिधि को भारत के गवर्नर जनरल से वायसराय कहा जाने लगा। और हम लोग फिर देखें कि इसके बाद बहुत जल्द ही 1861 का अधिनियम आया और 1861 के अधिनियम में आपको बताया थे पहली बार भारतीयों को यहाँ पे शामिल करने की बात की गई कि भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। तब हम लोग देखे थे 1892 का अधिनियम, जिसमें हम लोग देखे कि भारतीयों को अब बजट जैसे विषय पर चर्चा करना, प्रश्नों के उत्तर में भाग लेना, कई अधिकार दिए गए। यहाँ पे अब धीरे धीरे सबसे पहली बार 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया और आपको बताया थे कि 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम में फूट डालना और एक नया चीज नाम बताए थे पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पृथक निर्वाचन में हमने बताया था कि 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम से एक प्रावधान किया गया कि मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन होगा। इस समय ईसाई सिख शामिल नहीं है, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन होगा और मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पे हम लोग देखे कि कई विधान परिषद जो हमारे चल रहे थे, राज्य हो या केंद्रीय विधान परिषद हो, सीट काफी बढ़ा दिए गए थे। इसके बाद हम लोग देखे 1909 के बाद 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में हम लोग देखे कि पृथक निर्वाचन के इस दायरे को काफी बढ़ा दिया गया। इसमें पूरे सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिमों के साथ साथ सिख हैं, ईसाई हैं, एंग्लो इंडियन हैं, सभी को शामिल कर दिया गया था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम का सबसे मेन उद्देश्य रहा प्रांतों में द्वैध शासन लगाना। इस समय प्रांत में द्वैध शासन लगा दिया गया और हमने पिछले क्लास में समझाया था द्वैध का अर्थ था विषय को, प्रांत के विषय को दो भागों में बांट दिया गया, स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय। आरक्षित विषय पर केवल प्रांत के जो गवर्नर होते थे वो अपने कार्यकारिणी परिषद के साथ निर्णय लेते थे, जबकि स्थानांतरित विषय जो होते थे उसको प्रांत के विधान परिषद के अनुसार से बैठक में पारित होते थे और उसके आधार पर गवर्नर डिसीजन लेते थे। और विषय को दो भागों में बंट जाना, इसी को द्वैध के नाम से जानते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आएंगे, प्रांत में द्वैध शासन कब लगाए गए, तो आप आंसर दोगे 1919 के अधिनियम के द्वारा। 19 के अधिनियम हम लोग डिटेल देख चुके थे। इसी क्रम में हम लोग ये सुने कि हर 10 साल पे कानून आना था। 9 में मॉर्ले मिंटो आया, 19 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया, अगला कानून 29 में आना था। भारत में नए कानून के निर्धारण के लिए 1927 में साइमन कमीशन की गठन की गई और चूंकि साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे और इसी कारण से इसका साइमन कमीशन का काफी विरोध हुआ। श्वेत कमीशन कहा गया। 28 में हम लोग सुने थे लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में अंग्रेजों ने लाठीचार्ज से उनको मरवा दिया। 29 में जब साइमन कमीशन लंदन में रिपोर्ट दिया कि भारत में ऐसा कानून आना चाहिए, बहुत लंबे चौड़े कानून की बात हुई, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड को भी लगा कि अगर हम भारतीयों से राय सलाह नहीं करेंगे और साइमन कमीशन के रिपोर्ट को हूबहू लागू करेंगे तो वहां हल्लानामा ज्यादा होगा। उससे बढ़िया है भारतीय जितने भी नेता हैं अलग अलग पार्टी के, सभी पार्टी के एक एक रिप्रेजेंटेटिव को हम लंदन बुला लें और यहीं पे सबका एक कॉन्फ्रेंस हो जाए और इस सम्मेलन में इन नेताओं के द्वारा मान ले हमारा साइमन कमीशन रिपोर्ट बनाया है तो इसमें कहीं सुधार की आवश्यकता होगी, कोई कमी होगी, कोई वृद्धि होगी, तो सभी के चर्चाओं से हम जो निष्कर्ष निकालेंगे उसको लागू कर दें। और इसके लिए 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया। इसी समय गांधी जी सविनय आंदोलन में भाग लिए थे, ये गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए और कांग्रेस से कोई जब भाग नहीं लिए, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, बाकी सभी पार्टी से लोग गए थे, लेकिन कांग्रेस मेन है, गांधी जी मेन है। ये उसी तरह की बात हो गई थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन कि चापाकल तो पूरा धंस गया, हैंडल नहीं है, हैंडल गायब, घर में टंकी सब बैठा लिए, मोटर ही नहीं, और इसलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन फेल हो गए। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुए। गांधी जी की अधिकांश बातें गांधी और इरविन समझौता से मान लिया गया और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से लंदन गए। लेकिन उन्हें एक बात से गहरी आपत्ति थी, अंग्रेजों के फूट डालने वाली बात 1909 में ही चल रहा था, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन। 1919 में इन लोग मुस्लिम के साथ साथ सिख और ईसाई को भी यहाँ पे शामिल कर दिए और गांधी जी इससे दुखी थे क्योंकि यहाँ के ब्रिटिश प्रधानमंत्री इसी पृथक निर्वाचन में पहले मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई और आगे के कानून में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करने जा रहे थे। दलित के लिए कुछ सीट आरक्षित होने वाले थे जहां केवल दलित खड़ा होंगे और केवल दलित वोट देंगे। गांधी जी इसी से खिलाफ थे कि दलित खड़ा हो, वोट सबको ही दे, आरक्षित सीट हो, आरक्षित सीट हो, न कि ऐसा हो पृथक निर्वाचन न हो। आरक्षित का मतलब सीट रिजर्व होगा जहां एक खास जाति समुदाय के लोग खड़े होंगे और सभी लोग मिलकर वोट देंगे, इसको आरक्षित कहते हैं। और पृथक निर्वाचन का मतलब है केवल उसी जाति के लोग खड़ा होंगे और केवल उसी जाति के लोग उसमें वोट देंगे, इसको पृथक निर्वाचन कहते हैं। अब इसमें हम लोग ध्यान दें, अब एक गोलमेज सम्मेलन द्वितीय की जब विफल हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में सभी गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही चल रहे थे। अब इसमें हम लोग ध्यान दें, वहीं पे अलग अलग जगह जो हिस्से में डिटेल आपका किया हुआ है, गोलमेज सम्मेलन की बात हिस्से में होगी, अभी हम लोग पॉलिटी चल रहा है, उसके लिए हम लोग भूमिका को तैयार कर रहे हैं। 32 के गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए और भीमराव अम्बेडकर हम लोग सुने थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए और अंततः उन्होंने घोषणा करवा लिया दलितों के लिए पृथक निर्वाचन होगा। और इसी के खिलाफ जैसे ही 32 में घोषणा हुआ, गांधी जी पूना के जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए और पूना पैक्ट में गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ और ये समझौता पर भीमराव अम्बेडकर भी तैयार हो गए कि दलितों के लिए सीट आरक्षित बढ़ा दिया जाए, लेकिन वोट सभी लोग देंगे, दलितों को पृथक निर्वाचन में अंतर शामिल नहीं किया गया। और इन सभी बैठक में जो डिसीजन हुआ, निर्णय हुआ, सभी लोग जो गए, इन सभी के आधार पर भारत के तत्कालीन स्थिति को देखते हुए एक भारत के लिए नया अधिनियम आया, 1935 का भारत शासन अधिनियम। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा संविधान भी जब बनेगा तो वहां अधिकांश बातें इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए जाए। हमारे संविधान में अगर सबसे ज्यादा कहीं से कोई चीज लिया गया है तो ये वही है 1935 के भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम को आप इसी से समझ सकते हैं कि आज तक भारत में जो भी अधिनियम बने उसमें सबसे बड़ा अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम रहा।
ये सबसे बड़ा था। इसमें 321 धारा का प्रावधान किया गया। अब आप इसकी व्यापकता समझ सकते हो कि भारत के लिए ऐसा कानून आ रहा है जिसमें 321 धारा है। ये भारत के लिए ऐसा कानून आ रहा है जिसमें अलग अलग भाग में बांटते हुए 10 अनुसूची रखा गया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में 10 अनुसूची है, 331 धारा है, और यही सभी अनुसूची हमारे संविधान में जो बनेगा लगभग चीज कंटिन्यू हो जाएगा। तो अभी तो हम लोग केवल इसके जो मूलभूत विशेषता है उनको सुनने का काम करेंगे। तो देखिए, इसमें पहली बार सत्ता के विकेंद्रीकरण को बल दिया गया। पहले एक ही चीज चल रहा था, सत्ता का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। शासन दो प्रकार के होते हैं, एक शासन को एकात्मक कहते हैं और दूसरे शासन को संघात्मक कहते हैं। एकात्मक का मतलब होता है एक जगह से शासन चलाना, और संघात्मक का मतलब होता है कि एक जगह से तो चलेगा ही, निचले स्तर पर भी प्रांतों को भी अधिकार होगा, कई चीज प्रांत को भी अपना दिया जाएगा। अब सोचो, इंग्लैंड में एकात्मक व्यवस्था है और वही इंग्लैंड भारत में जब शासन कर रहा है तो अलग अलग रियासत, अलग अलग राज्य की स्थिति को देखते हुए वही अंग्रेज भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को 1935 में अपनाता है। वो अंग्रेज कह रहा है कि भारत में जो राज्य है, जो रियासत है, ये भी एक इकाई है, हमारा यूनिट है, और इन सभी को हम स्वायत्तता प्रदान करेंगे, इनको फुल पावर देंगे। हमारा वायसराय अलग सिस्टम होगा, लेकिन अब जो राज्य है, 35 के अधिनियम में कहा गया कि राज्य का मतलब प्रांत है, यहां द्वैत शासन नहीं होगा। द्वैत शासन नहीं होगा, प्रांतों में द्वैत शासन हटा दिया गया। यानी कोई अब आरक्षित विषय नहीं होंगे। हर विषय पर जो हमारा प्रांतीय विधान परिषद है, जिसमें लोग चुनाव करके आते हैं, ये लोग चर्चा करके पारित करेंगे। इसी का एक हेड होगा राज्य में, और उस राज्य के हेड को प्रधानमंत्री कहा जाएगा। राज्य का हेड प्रधानमंत्री होगा, और जो प्रधानमंत्री होगा वो अपने मंत्रिमंडल में जिन लोग को बनाएगा, इसकी सलाह से किसी भी चीज को पारित करेगा, और ये जो पारित करेगा इसको डायरेक्ट गवर्नर मानेगा, गवर्नर इनके सलाह से चलेगा। यानी 35 के अधिनियम में देखो कितना पावर दिया जा रहा है। राज्य में प्रधानमंत्री होंगे और वो प्रधानमंत्री भारतीयों से ही चुन करके आएंगे, और इन लोग किसी भी विषय पर जो पास करेंगे गवर्नर को मानेगा, और उसी चीज को गवर्नर सीधे वायसराय को भेजेगा, वायसराय से फिर हस्ताक्षर होकर लागू होगा, और कोई विषय का अलग अलग डिवीजन नहीं होगा। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि प्रांतों में द्वैत शासन लगा कब, तो 1919 के अधिनियम से, और प्रांतों में द्वैत शासन हटा कब, 1935 के अधिनियम से। केंद्र में जो देख रहे हो, यहाँ पे द्वैत शासन लगा दिया गया। प्रांतों से द्वैत शासन हटा के केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया 35 के अधिनियम में, कि प्रांत स्वतंत्र होंगे, और केंद्र के विषय को दो भागों में बांट दिया गया, एक फिर वही स्थानांतरित विषय और एक फिर वही आरक्षित विषय। केंद्रीय विषय का दो भाग में बंटवारा हो गया, प्रांतों में एक अलग हो गया, और इसके लिए 1937 में चुनाव हुआ। इसी चुनाव से 37 में प्रधानमंत्री चुने गए। बिहार के अलग अलग 11 प्रांत के, हम लोग बताए थे अंग्रेजों के समय में 11 प्रांत और कई रियासत चल रहे थे। अंग्रेजों की कोशिश वही थी कि जैसे रियासत में राजा डिसीजन लेते हैं, प्रांतों में प्रधानमंत्री डिसीजन लें। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जल्दी बताओ, बिहार के पहला प्रधानमंत्री कौन थे? बोलो, बिहार के पहला प्रधानमंत्री कौन बने? जल्दी आंसर दीजिए। मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री। और जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो 1937 का बात सोचना, 35 के अधिनियम से जब प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। वेरी गुड, बहुत सुंदर, सुधीर जी बहुत बढ़िया बनाया, आंसर दिए हैं। मोहम्मद यूसुफ खान, वेरी गुड, यूसुफ खान पहला प्रधानमंत्री बने, ये बिल्कुल सही जवाब आपका है। और 37 में बने हैं। शुरुआत में तो कृष्ण सिंह को ही ज्यादा बहुमत आया था, फिर लेकिन वो सोचे पता नहीं अंग्रेज क्या क्या किया है, वो नहीं बन। बाद में यूसुफ खान को देखे कि ठीक चला रहा है, तो अपना फिर दावा ठोके, फिर वही बन। लेकिन ज्यादा दिन नहीं चला, उसी बीच 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो भी लोग चुन करके आए थे, सभी ने रिजाइन दे दिया कि अब तुम भारत छोड़ो। अब हम लोग भारत छोड़ो की बात 1942 से करेंगे, नया सिस्टम बन जाएगा। तो 35 के अधिनियम में सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन आपको याद हो गया कि प्रांतों में द्वैत शासन हटा दिया गया। द्वैत का अर्थ भी आप समझ गए कि अब कोई आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय प्रांत में नहीं रहा। गवर्नर मंत्रिमंडल की बात मानने के लिए विवश रहा। केंद्र में विषय को दो भागों में बांटा गया, और केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया। दूसरा नंबर अब सबसे इंपॉर्टेंट है, 35 के अधिनियम से ही किसी भी विषय को स्पष्ट रूप में 3 भागों में बांटा गया। 19 में भी था, लेकिन इतना क्लियर कट नहीं था। 35 में ये कहा गया कि 59 ऐसे विषय होंगे जो संघ सूची में होंगे, इस पर केवल वायसराय कानून बनाएंगे। राज्य को इस पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं होगा। राज्य के लिए अलग से राज्य सूची बने, और राज्य सूची में 54 ऐसे विषय को दिए गए, जिसमें 54 विषय में कहा गया कि राज्य इस पर अपना कानून बनाएगा। और फिर इसी में 36 ऐसे विषय दिए गए जो समवर्ती सूची में रखा गया। और समवर्ती का मतलब था कि केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, परंतु जहां पे कानून में विवाद होगा तो वो केंद्र वाला ही मान्य होगा। और इस प्रकार यहां पे पहली बार 35 में यह स्वीकार किया गया कि भारत में संघात्मक व्यवस्था होगा, राज्य को भी पावर दिया जाएगा। अब जैसे देखो, नीतीश जी है, मान लो शराब राज्य सूची में है, नीतीश जी कहेंगे बिहार में शराब नहीं पीना, इनका मामला है, ये कानून बनाएंगे। इसमें ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी कहेंगे कि इससे हमारे शराब वाले को, मालिक को घाटा हो रहा है, इसलिए हम ऑर्डर देते हैं आप पीना चालू कर। विषय बटा हुआ है। तुम ही बताओ, तुम्हारे घर में रेंटर आया है तो विषय बटा हुआ है, तुम्हारा मकान 1 तल्ला होगा, 2 तल्ला होगा, कितना तल्ला होगा, एक किराएदार तो काम नहीं लगाएगा। हाँ, अब किराएदार के रूम में कौन कैलेंडर कहां रहेगा, इसमें मकान मालिक तो कुछ नहीं करेगा। वो कहेगा कि कैलेंडर हम इस दीवार में लगाएंगे तो लगाएगा, फिर जब यहां रखेंगे तो रखेगा। यही चीज विषय का बंटवारा है। संघ सूची में हम लोग एकदम स्पेशली विषय बना दिए। विदेशी मामला है, मुद्रा है, कई चीज, ये फिक्स है कि सिर्फ राज्य सरकार नहीं बनाएंगे। मोदी जी कहेंगे कि अब 1000 नोट नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं कि कोई मुख्यमंत्री कहेंगे कि मेरे राज्य में चलेगा, ये उनके विषय ही नहीं। और यही चीज विषयों का स्पष्ट बंटवारा 35 के अधिनियम में। भारत में संघात्मक व्यवस्था होगा 35 के अधिनियम में। 35 के अधिनियम में फिक्स किया गया कि प्रांतों में द्वैत व्यवस्था नहीं होगा, केंद्र में द्वैत शासन होगा। ये 35 के अधिनियम में है। तो अब तो आप समझ रहे होंगे कि कितना बेजोड़ 35 का अधिनियम चल रहा है।
35 के अधिनियम से ही आप सभी लोग जानते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। जल्दी सब लोग डेट बताओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? जल्दी से डेट बताइए, देखिए कितने बच्चे सही करते हो। जल्दी डेट बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 35। बिल्कुल सही जवाब है। 35 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में हुआ कि सभी बैंकों का एक हेड होगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसी अधिनियम से राज्य सेवा लोक सेवा आयोग, जैसे केंद्र लोक सेवा आयोग था, उसी प्रकार हुआ कि राज्य में जो सेवा प्रदान करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग भी बढ़ा दिए गए। कई व्यक्ति अब वोट दे सकते थे, जो पहले केवल कुल आबादी का 1% था। 35 के अधिनियम में 10% लगभग लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त छूट दिए गए। 11 राज्य जो चल रहे थे, इसमें 11 राज्य में चूंकि राज्यों को ही अब सब चीज करना था, राज्य को ही आपको याद है प्रधानमंत्री चुनना था, और 11 राज्य में से 6 राज्य में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब क्या है? राज्य में भी अब चूंकि निर्णय बढ़िया से लेना था, सदन बनाए गए। एक सदन था जहां लोग डायरेक्ट पब्लिक से चुन के आए, और दूसरा था कि जहां अंग्रेज मनोनीत करेंगे, भारतीय ही रहेंगे, और किसी भी विषय को यहां के बाद यहां से पास होकर तब गवर्नर के पास जाना था। तो उससे फायदा क्या हो गया कि कोई विषय वस्तु ज्यादा बढ़िया से लोगों से गुजरेगा, और इसी का नाम पड़ा, जहां पब्लिक चुन रहे थे, विधानसभा। जहां मनोनीत ज्यादा हो रहे थे वो है विधान परिषद। और विधानसभा और विधान परिषद बिहार, बंगाल, मद्रास, बंबई, असम, संयुक्त प्रांत, ये 6 जगहों पर मेन लागू हो गया। ये 6 जगह द्विसदनीय कहां हो गया? बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ, मद्रास में हुआ, मुंबई में हुआ, जहां जहां मेन ज्यादा जरूरी लग रहा था, असम में हुआ, और एक संयुक्त प्रांत में हुआ। संयुक्त प्रांत का मतलब उत्तर प्रदेश समझना। ये 11 जगहों में 6 जगह ऐसे थे जहां द्विसदनीय व्यवस्था हो गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपका रहा 1935 का अधिनियम, जिसको आप देखें। इसी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध मुख्य रूप से चालू हो गए थे, और द्वितीय विश्व युद्ध से आजादी की बात होने लगी। हम लोग संविधान निर्माण में सुनेंगे कैसे कैबिनेट मिशन आते हैं, क्रिप्स मिशन आते हैं, किस प्रकार संविधान सभा बनेगा, दूसरा पार्ट में चलेगा। भारतीयों को अलग से कानून बनाने के लिए संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही किया गया। 1939 से 45 बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, सेकंड वर्ल्ड वॉर। भारतीयों में, अब हम लोग जानते हैं, अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग की कि हमसे अलग कर दो, कोई तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन इस समय लॉर्ड माउंटबेटन की बात है। माउंटबेटन योजना पर लोग तैयार हो गए कि भारत से पाकिस्तान अलग होगा। इसके लिए सीमा बनाने के लिए एक व्यक्ति अध्यक्ष हुए, जिनका नाम सभी लोग जानते हो, रेडक्लिफ। और रेडक्लिफ की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण तय हुआ, और इसीलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। और माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ही भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, और ब्रिटिश संसद तैयार हो गए कि भारत को अब हम आजादी दे देंगे। और इसी के लिए अंतिम कानून आया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिससे हम लोग को आजादी हुई, लॉर्ड माउंटबेटन के मुख्य रूप से सोच के कारण मिल पाया। और ये सभी लोग जानते हो, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को यह पारित हुआ था। कभी कभी पूछा जाएगा कि बताओ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 4 जुलाई 1947। अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर होते हैं, ये 18 जुलाई 1947 को हस्ताक्षर होकर के ये अधिनियम बनकर तैयार हो गए। के अंतर्गत आप सभी लोग जानते हैं कि अब जो वायसराय पद था, वायसराय का मतलब था इंग्लैंड के प्रतिनिधि। अब तो भारत आजाद हो रहा है, तो अब प्रतिनिधि नहीं हो, फिर से भारत के गवर्नर जनरल की बात होगी। और आप जानते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये सभी लोग जानते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन हुए। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। और इसी के अंतर्गत 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो उन सभी को हमने आपको सुना दिया। अब बारी है क्वेश्चन का। फटाफट क्वेश्चन बनाएंगे, हम देखेंगे आप कितना अच्छा सही कर पाते हो किसी भी लेसन के साथ। क्वेश्चन देखिए, आरआरबी भोपाल में डीसी में आ चुका क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन देखिए। विभिन्न धार्मिक संप्रदाय, अलगाववादी प्रथा किसका लक्षण था? सब विभिन्न धर्मों को, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सबको अलग अलग रिप्रेजेंट करना। देखो, जो लोग क्लास बढ़िया से सुने हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, खूब मजे में बनाओगे। और हम जैसा देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। केवल मुस्लिम लिखा रहता, विभिन्न धर्म लिख दिया है, तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919